Hello friends, good morning. Hello, good morning. How are you? हम्म, कैसे हैं? I hope you have studied solution from your book also and have solved theoretical as well as numerical problems. Today we have some small talk to discuss and then chapter will be finished. So, first term is reverse osmosis. As the name indicates, reverse means reverse of osmosis. So, recall what is osmosis? Solution 1, let its concentration is C1, its concentration is C2. And C1 is greater than C2. C1 is greater than C2. Or you may take a solution and a solvent. So what will happen during osmosis? C1 is greater than C2. Means C1 is more concentrated than C2. In osmosis, solvent flows from a dilute solution to concentrated solution. In osmosis, solvent will flow from solution 2 to solution 1. ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 में आएगा. क्यों? क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का फ्लो होता है, उसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. तो अब सोचो व्हाट विल हैपन इन रिवर्स ऑस्मोसिस. गेस करो. इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट विल फ्लो from solution 1 to solution 2. Solution 1 means concentrated, more concentrated. Solution 2 means less concentrated. इसी रिवर्स ऑस्मोसिस में जो होता है उसका उल्टा. ऑस्मोसिस में डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्संट्रेटेड में सॉल्वेंट का फ्लो होता है. रिवर्स ऑस्मोसिस में
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन में फ्लो। तो पहले तो डिफाइन कर लो तुम, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। लिखिए, द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम concentrated solution to dilute solution through a semi-permeable membrane is called reverse osmosis. ओके, समझ गए? कंसेप्ट हो गया आपको। तो ऑस्मोसिस में डाइल्यूट से कंसंट्रेट में फ्लो होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट में फ्लो। अब मैं इसको लिखा, डेफिनेशन लिखता हूं। रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ flow of solvent from a more concentrated solution to less concentrated solution through SPM. SPM, semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. Reverse osmosis is the process of flow of solvent from more concentrated to less concentrated solution through a semi-permeable membrane. और कैसे हो सकता है ये बताइए। जनरल प्रोसेस तो है कि डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड में फ्लो होना है, तो फिर ये है ऑस्मोसिस, ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। कैसे हो सकता है? नॉर्मल तो नहीं हो। सोचिए, याद रखिए, जब भी हम किसी प्रोसेस के बारे में सोचेंगे तो हम उसका मैकेनिज्म जानेंगे और उसका उल्टा करेंगे। तो ऑस्मोसिस का मैकेनिज्म क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाई होता है उससे जिसका वेपर प्रेशर लो होता है उसमें सॉल्वेंट का फ्लो होता है। तो नॉर्मली जो लेस कंसंट्रेटेड है इसका वेपर प्रेशर हाई है, इसका लो है। तो डाइल्यूट से कंसंट्रेट में फ्लो हो रहा है। अगर इसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, हम बाहर से प्रेशर अप्लाई कर दें P, that P should be greater than 5। ध्यान दो, ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो 2 एटमॉस्फेयर है, मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, मतलब इसका वेपर प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हायर है, इसलिए फ्लो हो रहा है। इसमें हम 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर बाहर से अप्लाई करते हैं, ये बड़ा हो जाएगा ना, तो यहां से फ्लो शुरू हो जाएगा।
कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन पर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे और वो एक्सटर्नल प्रेशर कितना अप्लाई करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर से बड़ा, तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। पहले आप डेफिनेशन समझ गए, जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के माध्यम से सॉल्वेंट का फ्लो होता है, उसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो आप ये भी लिखिए कि रिवर्स ऑस्मोसिस होता कब है? रिवर्स ऑस्मोसिस takes place when external pressure greater than osmotic pressure is applied on more concentrated solution. more concentrated solution पर, या कभी ऐसा हो सकता है एक तरफ सॉल्यूशन हो एक तरफ सॉल्वेंट हो, तब तो मोर की बात नहीं होगी। वैसे भी सॉल्वेंट प्योर है मतलब जीरो कंसंट्रेशन है, कोई भी सॉल्यूशन हायर हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं कर सकते। तो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे, P applied greater than part the osmotic pressure, then reverse osmosis will take place। ठीक है, तो कभी अगर आपको कंसंट्रेट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को फ्लो कराना होगा तो आपको ये प्रोसेस अडॉप्ट करना होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर आपके घर में वाटर प्यूरिफायर है, उस पर लिखा होगा, देखेंगे RO। हेमा मालिनी इसका प्रचार करते हैं बेटी के साथ, वो बोलती है कैंट RO, व्हाट RO मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। वो जो वाटर आता है बाहर से टैप से उस मशीन में, उसके रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा उसको प्योर वाटर में, ध्यान दीजिए, गंदे पानी से पानी को शुद्ध पानी में भेजा जाता है अपने घर में, वो RO होगा। बम्बई गए हो कोई बम्बई गए हो जिंदगी में अभी? नहीं गए? गए हैं, तो वहां तो पानी भी पिए होंगे चापाकल का। वहां से मतलब जो गवर्नमेंट सप्लाई करती वाटर, वो वाला वाटर। अच्छा, चापाकल नहीं था? सर चापाकल नहीं था? नहीं सर, नहीं सर, वहां तो पहाड़ी इलाका है, चापाकल नहीं होता है। वहां के लोग कौन सा पानी पीते हैं मालूम है? समुद्री पानी पीते हैं, सी वाटर पीते हैं। आपको मालूम है सी वाटर कंटेन्स मेनी मिनरल्स, सलाइन वाटर होता है वो, दैट कैनॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। तो फिर कैसे पीते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। ये जो है ये समुद्री जल है, इसमें प्योर वाटर है, और प्रेशर डालते हैं, सी वाटर फ्लो करता है क्लीन वाटर में, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस के कारण ही मुंबई के लोग पानी पी सकते हैं। जहां भी सी वाटर यूज करते हैं ना, उसका यही प्रिंसिपल है, ठीक है। इधर होता है सी वाटर, इधर होता है प्योर वाटर, यहाँ टैप लगा हुआ है, ठीक है। इसमें ऐसे आता है सी वाटर, यहाँ हम प्रेशर डालते हैं बाहर से, प्रेशर, ठीक है।
सी वाटर में इधर से सी वाटर आ रहा है, प्रेशर डाले, इसका वाटर इसमें फ्लो कर गया, ये एसपीएम है, और ये पानी फिर टैप से बाहर निकल गया। इसी वाटर को सप्लाई किया जाता है और इसी वाटर को लोग पीते हैं। फिर भी डाउट होता है कहीं कुछ सलाइन रह गया होगा, सैलिनिटी तो घर में भी लगा देते हैं केमिकल। ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, सलाइन वाटर। नोट कर लीजिए इसका एप्लीकेशन, प्यूरिफिकेशन of saline water. Saline water means इसमें salt मिला हुआ है, saline water, sea water, यही sea water saline होता है, salt solution। ओके, ये था रिवर्स ऑस्मोसिस। अब छोटा मोटा एक दो टर्म है इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक बात बताइए, कोई आदमी, हमने अभी कहा कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस बंद हो जाए, सॉरी रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर P बराबर पाई हो, एक्सटर्नल प्रेशर P बराबर अगर पाई हो तब क्या होगा? अगर दोनों प्रेशर बराबर हो तब क्या होगा? तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। इसे हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस ऑफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर दो सॉल्यूशन है पाई 1 इक्वल टू पाई 2, अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वो कहलाएगा आइसोऑस्मोटिक या आइसोटोनिक। आइसोटोनिक को हम लोग आइसोऑस्मोटिक भी कह सकते हैं। अब न्यूमेरिकल जब बनाते हैं, अब देखिए पाई 1 बराबर N1 V बाय RT, पाई 2 बराबर N2 V बाय RT होगा ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या हुआ? N1 या इसको V1 कर सकते हैं, N1 V1 RT बराबर N2 बाई V2 RT। R तो सेम होगा ही। अगर टेम्परेचर भी सेम हो, इसको T1 ही कर देते हैं। एट सेम टेम्परेचर T1 इक्वल टू T2 क्या होगा? N1 V1 इक्वल टू N2 V2। अगर V भी सेम है तो N1 इक्वल टू N2। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वे हुए जिसकी मोलैरिटी बराबर है, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल वॉल्यूम सेम है। इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल सेम है तभी होगा वो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। याद रखना, N1 बाय V1 इक्वल टू N2 बाय V2। अगर V1 बराबर V2 है तो N1 बराबर N2 होगा। अगर इक्वल नहीं है तो रिलेशन है N1 V1 इक्वल टू N2। कोई दिक्कत? समझ गए? ये हुआ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस पर भी कुछ न्यूमेरिकल रह सकते हैं। दो सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपसे पूछेगा बताइए आइसोटोनिक है कि नहीं। तो आपको देखना है N1 V1 N2 V2 के बराबर है, T सेम है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर N1 बाय V1 N2 V2 इक्वल है तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आइसोटोनिक नहीं है तो
अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर नहीं है तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो जो बड़ा होगा उसे हाइपरटोनिक और जो छोटा होगा उसको हाइपोटोनिक कहते हैं। ठीक है, मैं इसको बताता हूं। हाइपरटोनिक phi1 ग्रेटर देन phi2 और हाइपोटोनिक क्या है, phi1 लेस देन phi2। हायर ऑस्मोटिक लोअर ऑस्मोटिक। अगर दो सॉल्यूशन है तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है वो हाइपरटोनिक कहलाएगा। हाइपर याद रखिए, हाइपर मतलब हायर, दूसरा अपने याद रहेगा, हाइपर मतलब लोअर, हाइपर मतलब हायर, तो हाइपो मतलब लोअर। जिसका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हाइपरटोनिक कहते हैं, जिसका लोअर है उसको हाइपोटोनिक कहते हैं। तो जब दो सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होंगे तो क्या होगा, हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट का फ्लो होगा। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर में सॉल्वेंट का फ्लो होगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है 0.9% NaCl सॉल्यूशन, 0.9% NaCl सॉल्यूशन आपके ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, आइसोस्मोटिक है। ठीक है, तो अगर कोई बीमार पड़ता है उसको इंजेक्शन दिया जाता है, उसमें यही बात ध्यान रखा जाता है कि इंजेक्शन पर इतना प्रेशर डालते हैं तो ब्लड के प्रेशर से हाई होता है तो दवा भीतर जाती है। कभी कभी देखते होंगे आप इंजेक्शन में उल्टा ब्लड निकल जाता है, तो कब होता है, जब ब्लड का प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है और इंजेक्शन में कम रहता है, उल्टा ब्लड का फ्लो होता है। बायोलॉजी में जो बायोलॉजी पढ़ते हैं उसको प्लाज्मोलाइसिस हीमोलाइसिस बोलते हैं, है ना। जो ब्लड सेल्स हैं अगर वो अपने से डाइल्यूट सॉल्यूशन में जाएंगे, ब्लड सेल्स अपने से डाइल्यूट सॉल्यूशन में जाएंगे तो क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का फ्लो होगा ब्लड सेल में, ब्लड सेल बड़ा हो जाएगा, डस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। और अगर ब्लड सेल को डालेंगे हम अपने से कंसंट्रेट सॉल्यूशन में, उस सेल से वाटर निकल के चला जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो वो सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। कहीं भी यही प्रोसेस होता है। आप किसी वस्तु को डाइल्यूट में डालेंगे तो वो स्वेल करेगा और कंसंट्रेट में डालेंगे तो वो श्रिंक करेगा। ठीक है, आप घर में कर सकते हो। अंडा लेते हो, अंडा समझते हो, अंडा 2 ले लो, ये घर में करोगे आप 2 बीकर ले लीजिए, इसमें आप एक में रखो प्योर वाटर, एक में लिखो सॉल्ट सॉल्यूशन, एक में प्योर वाटर एक में सॉल्ट सॉल्यूशन। 2 अंडा ले आओ, अंडे को, अंडा के देखे हुए तो ऊपर में हार्ड लेयर होता है, वो हार्ड लेयर कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है। अंडे को HCl में डाल दोगे, ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट लेयर है वो घुल जाएगा और उस हार्ड लेयर के भीतर एक थीन लेयर दिखता है। देखें, कभी ध्यान दिए हैं, हार्ड लेयर के भीतर एक थीन लेयर भी दिखता है, वो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और उसको आप एक अंडे को प्योर वाटर में और एक को सॉल्ट वाटर में डाल दीजिए।
after some time you will see that this egg will swell. ये इतना बड़ा अंडा था जो इतना बड़ा हो गया, और यहाँ जो इतना बड़ा अंडा था वो छोटा हो गया। ये स्वेल कर जाएगा और ये श्रिंक कर जाएगा। सोचो कारण क्या हुआ? आप देखिए होंगे अंडा के भीतर रहता है लिक्विड, ये प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है तो हाई प्रेशर है, तो इससे वाटर भीतर फ्लो करेगा एंड दिस एग विल स्वेल। और ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो इसमें एग से वाटर बाहर आएगा, इसलिए स्टीम कर जाएगा। उसका दोनों को निकाल के मिक्स करके खा जाओ, एक गिलास पानी पी जाओ, हो गया ब्रेकफास्ट। एक्सपेरिमेंट भी हो गया और ब्रेकफास्ट भी हो गया। ठीक है, अब आपके मन में कोई अगर क्वेश्चन है तो बताइए इस चैप्टर से। किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ वही हुआ, कंफ्यूजन क्वेश्चन। हाँ हाँ हम लोग पढ़े हैं कि नेगेटिव डिविएशन जब होता है राल्स लॉ में, तब मतलब कि जो फोर्सेस रहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स में वो पहले ज्यादा होता है, सॉल्यूशन में कम हो जाता है। नहीं उल्टा बोल रहे हैं आप। नेगेटिव डेविएशन होता है when intermolecular force among the solute and solvent increases। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पहले से अधिक हो जाएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और इंटरमॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगा। सो इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव, ठीक है। और when intermolecular force among solute and solvent becomes weaker, then there will be repulsion and volume will decrease, delta V plus, and for repulsion they require some energy from the environment. Energy will be absorbed, so delta H will be positive, ठीक है। और बोलिए, any more doubt? हाँ हाँ वाह वेरी गुड। आई हैव नेक्स्ट दिस टॉपिक। एजियोट्रॉप हुआ, जनरली हम लोग पढ़ते हैं, आपको ज्ञान होगा कि हम किसी लिक्विड के मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारी मान्यता है कि ईच लिक्विड विल बॉयल एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हर लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर बॉइल करता है, बट देयर इज ए फिक्स्ड कंपोजिशन। लिक्विड मिक्सचर का एक ऐसा कंपोजिशन होता है व्हेन बोथ सॉल्वेंट विल बॉइल टुगेदर। मिक्सचर में जो दो लिक्विड है वो एक साथ बॉइल कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड व्हिच बॉइल्स साइमल्टेनियसली। जैसे मान लो हम अल्कोहल लिए वाटर, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री है, वाटर का 100 डिग्री है। नॉर्मल केस ये है कि अगर मिक्सचर को हम बॉइल करेंगे तो अल्कोहल पहले बॉइल कर जाएगा, वाटर बच जाएगा। लेकिन एक कंपोजिशन दोनों का ऐसा होगा जिस पर दोनों साथ बॉइल कर जाएगा, उसे बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। समझ गए?
Azeotropic mixture means a mixture which boils at constant temperature like a pure liquid. ठीक है? और ये भी दो तरह के होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग। आप वो ग्राफ याद करो निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन का, तो तुमको समझ में आए। ये ग्राफ है पॉजिटिव डेविएशन, ये वेपर प्रेशर पता है ना, और ये है कम, सॉरी ये वेपर प्रेशर है और ये कंपोजिशन। हाँ, तो देखिए क्या होता है, मान लो हम एबी को मिला है तो वेपर प्रेशर पहले बढ़ता है और फिर घटता है, और वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से रिलेशन है, आपको मालूम है। A liquid boils when vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। मान लो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो लिक्विड बॉइल करेगा। यहां पर क्या देख रहे हैं आप, ज्यादा गैप है ना, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उसके आगे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट घटता जा रहा है, और ये मैक्सिमम है, वेपर प्रेशर मैक्सिमम। इसके बाद वेपर प्रेशर घटना शुरू हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट पहले डिक्रीज करता है और फिर इंक्रीज करता है। ये जो पॉइंट है मैक्सिमम वेपर प्रेशर पर, इसे कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मतलब द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट at which whole mixture will boil। याद रहेगा, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, इस टेम्परेचर से बिलो लिक्विड बॉयल नहीं करेगा। अब इसका उल्टा देखो, निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, निगेटिव में क्या होता है, गौर करिए, ये है, ये मान लो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो लिक्विड के वेपर का प्रेशर जब यहां पहुंचेगा तब लिक्विड बॉयल करेगा। कर्व क्या हो रहा, डिक्रीज कर रहा, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर मिक्सचर का डिक्रीज कर रहा है, इट रिक्वायर्स मोर हीट टू कम हियर, सो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। याद रखिए, निगेटिव डेविएशन में स्टार्टिंग में बॉइलिंग वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, और मिनिमम पर जब चला आएगा इसके बाद फिर ये देखो बढ़ना शुरू हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। वेपर प्रेशर हाई है तो थोड़ा ही हीट चाहिए बॉइल करने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, शुरू में वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, मिनिमम होता है, फिर इंक्रीज करता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट पहले इंक्रीज करता है, मैक्सिमम होता है और फिर डिक्रीज करता है। इन दिस केस वी हैव मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। किस केस में, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। नहीं समझे हो तो फिर से बोलो, नहीं समझे हो तो बोलो, फिर से सुन लो ध्यान से।
पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। जस्ट इमेजिन करिए 1 एटमॉस्फेयर 76 है, 76 और ये है 50, तो इसको 50 से 76 जाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए। ये मान लीजिए 60 है, इसको उससे कम चाहिए। ये मान लीजिए 74 है, इसको बहुत कम चाहिए। फिर ये 60 हो गया। ध्यान दे रहे हैं ना, वेपर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। एंड द टाइम कम्स व्हेन वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम एंड बॉइलिंग पॉइंट इज मिनिमम। दिस इज अ कपिंग। इस टेम्परेचर पर पूरा लिक्विड साफ हो जाएगा। ठीक है। और ठीक उल्टा नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। एक समय आया जहां बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया, सॉरी वेपर प्रेशर मिनिमम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो गया। इसे कहेंगे हम मैक्सिमम बॉइलिंग टेम्परेचर। एनी मोर क्वेश्चन है तो बोलिए। नहीं, ओके। तो ये चैप्टर मेरा समाप्त हो गया। कल अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे, न्यूमेरिकल पूछेंगे तो वो सॉल्व करूंगा, नहीं तो कल मैं टेस्ट दूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।